लोग तो एस एन लाल के नाम से जानते हैं, छोटे बच्चे। मुझे लगता है कि मधुबनी के, लेकिन मेरा पूरा नाम है श्याम नंदन लाल। नहीं, मैं मधुबनी में 1980 में आ गया। 1980 में? जी। सर, 19 समस्तीपुर के रहने वाले आप थे, आप मधुबनी कैसे आ गए 1980? मेरे बड़े भाई पूर्णिया में थे उन दिनों, जूनियर इंजीनियर के पद पर, और उनका ट्रांसफर मधुबनी हुआ, तो वो हमको मधुबनी बुला लिए और यहाँ एक डॉक्टर गौरी कांत दास डॉक्टर साहब के मकान में किराया में हम लोग रहने लगे। हमको इसके लिए बहुत प्रेरित किए और उन्होंने ही मकान दिया। मधुबनी के ही थे? मधुबनी के ही थे रहने वाले, और वो बताए कि किराया आपका शुरू हुआ, लेकिन आप किराया देंगे तब जब आपको पैसे होंगे, जब तक पैसे नहीं होंगे तब तक हम आपसे किराया नहीं लेंगे। किराया लेकिन आपका रहेगा, शुरू रहेगा। मेरा घर समस्तीपुर हुआ। मेरे पिताजी सेंट्रल एक्साइज में कांस्टेबल थे और सामान्य परिवार था। एक दो व्यक्ति हुए ऐसे मिले जिनका था सुझाव कि आप एक विद्यालय का संचालन करें। उन दिनों सरकारी विद्यालय में बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही थी, प्राइवेट स्कूल का बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं था। ये कहिए दुर्भाग्य कि बीच के समय में शिक्षकों का अभाव था और उसमें ये कोचिंग का प्रचलन शुरू हुआ, और आज छात्र कॉलेज नहीं जाकर के वो कोचिंग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि कॉलेज में अच्छे शिक्षक हैं और अच्छी पढ़ाई है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। पेश है कर्मवीर का एपिसोड नंबर 11 और हमारे साथ मौजूद है मधुबनी के एक प्रभावशाली शख्सियत के मालिक एस एन लाल सर। दर्शकों, आपको बता दें कि मधुबनी शहर की अगर बात की जाए और अंग्रेजी मीडियम स्कूल की बात की जाए तो एस एन लाल सर का नाम जरूर लिया जाएगा, जिसे कभी भी किसी भी हाल में नकारा नहीं जा सकता है। आइए आज हम इनसे बात करके आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी भी मधुबनी में आधे दर्जन से ज्यादा इनके स्कूल चल रहे हैं। आप इनकी बातों को सुने, हो सकता हो इनकी बातें आपकी जिंदगी में, आपके बाल बच्चों की जिंदगी में काम आ जाए। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे दर्शकों को आप सबसे पहले अपना परिचय देते हुए अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में बताएं। मेरा घर समस्तीपुर हुआ। मेरे पिताजी सेंट्रल एक्साइज में कांस्टेबल थे और सामान्य परिवार था। हम लोग 5 भाई बहन। हमारे बड़े भाई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होकर रिटायर कर गए हैं और मैं बस विद्यालय का संचालन कर रहा हूँ। दरअसल ग्रेजुएशन के बाद बेरोजगारी थी और कोशिश थी कि कोई जॉब मिल जाए, तो तत्काल अपने मेंटेनेंस के लिए ट्यूशन में दिया करता था, होम ट्यूशन के मधुबनी में। और होम ट्यूशन के क्रम में एक दो व्यक्ति हुए ऐसे मिले जिनका था सुझाव कि आप एक विद्यालय का संचालन करें। उन दिनों सरकारी विद्यालय में बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही थी, प्राइवेट स्कूल का बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं था और हमारे पास पैसे भी नहीं थे। इसी में एक मोहन शाह नाम के व्यक्ति, जो मिथिला यूनिवर्सिटी के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इंस्ट्रक्टर के पद पर समस्तीपुर में कार्यरत थे, वो हमको इसके लिए बहुत प्रेरित किए और उन्होंने ही मकान दिया। मधुबनी के ही थे? मधुबनी के ही थे रहने वाले, और वो बताए कि किराया आपका शुरू हुआ, लेकिन आप किराया देंगे तब जब आपको पैसे होंगे, जब तक पैसे नहीं होंगे तब तक हम आपसे किराया नहीं लेंगे। किराया लेकिन आपका रहेगा, शुरू रहेगा। तो मैं अकेला ही उसको शुरू किया। उन दिनों इतनी जागरूकता भी नहीं थी प्राइवेट स्कूल के प्रति और सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई चल रही थी।
लेकिन छोटे छोटे बच्चे मुझे मिले और मैंने शुरू किया उसको 1985 ईस्वी में। मतलब 85 में आप मधुबनी जी आ गए जी थे? पहले मधुबनी? नहीं, मैं मधुबनी में 1980 में आ गया। 1980 में आए? जी। सर 19 समस्तीपुर के रहने वाले आप थे, आप मधुबनी कैसे आ गए 1980? मेरे बड़े भाई पूर्णिया में थे उन दिनों जूनियर इंजीनियर के पद पर, और उनका ट्रांसफर मधुबनी हुआ, तो वो हमको मधुबनी बुला लिए और यहाँ एक डॉक्टर गौरी कांत दास डॉक्टर साहब के मकान में किराया में हम लोग रहने लगे। तो आपके भाई साहब अभी भी हैं? जी, रिटायर कर गए हैं लेकिन हैं जी। वो मधुबनी छोड़ दिए लेकिन आप यहाँ? जी। सर आगे बताएं सर कि आप स्कूल फिर कैसे खोलने की बात आई? हम तो यहाँ होम ट्यूशन दे रहे थे, तो उसमें ही कुछ लोग थे अभिभावक जो जिनका था कि आप एक विद्यालय का संचालन करें, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। तो उसी में एक अभिभावक इस तरह के मिले, मोहन बाबू, जो हमको मकान मुहैया कराए, सहयोग किए। और उन दिनों जो हमारे कुछ परिचित लोग थे जो ट्यूशन ही किया करते थे, उन लोगों का सहयोग मिला, जिसके कारण हम स्कूल संचालन कर पाए। 85, 86, 87 में 2 ऐसे व्यक्ति हमारे विद्यालय से जुड़े जो एक शैक्षणिक क्षेत्र में अपनी अच्छी पहचान रखते हैं और एक व्यवस्था के क्षेत्र में, दोनों रत्न के रूप में मुझे मिले। मैं उनका नाम लेना इसलिए नहीं चाहूँगा कि आज के दिन में उन दोनों के ही बड़े बड़े स्कूल हैं और दोनों ही डायरेक्टर हैं, लेकिन वो दोनों का सहयोग मिला, जिसके कारण विद्यालय का विस्तार होता गया और विद्यालय इतना बड़ा हुआ। सर ये तो आपकी बड़प्पन है या फिर आप बहुत सारे लोग हैं जो मधुबनी में जानते हैं। खैर इस पर हम नहीं चाहेंगे कि कोई गुफ्तगू हो। सर पहला जो ब्रांच बना आपका, ये कब बना, कहाँ बना, फिर दूसरा कैसे बना, इस तरीके से? 1985 ईस्वी में गांधी चौक के नज़दीक ही, वो वहाँ के रहने वाले थे मोहन बाबू, जिन्होंने मकान दिया, सहयोग किया, और वो पहला न्यू चिल्ड्रंस एकेडमी छोटे बच्चों का, नर्सरी के बच्चों का हमने शुरू किया था। और उसमें जैसे 10 कमरे थे, अब 10 कमरे में बच्चे जब 300 हो गए तो फिर पड़ोसी जो उनके बगल में थे उनसे मकान लिए। यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि लोगों का जो स्नेह और सहयोग था, इसी के कारण हम इसको विस्तारित कर पाए। तो सर ये है 85 से अगर देखी जाए, 85 से अब तक में आप 7 जगह चला गए। 7 जगह का मतलब ये होता है कि आदमी के पास 7 हाथ हो, 7 पाँव हो, 7 आंख हो, लेकिन आप कैसे मैनेज कर पाते हैं अकेले आप? ये बहुत बड़ी बात। देखिए, ये एक संयोग है और मेरा सौभाग्य भी कह सकते हैं कि अच्छे लोग मिलते गए और इसका विस्तार हम करते गए। स्टैंडर्ड जो है अभी स्कूल का जी, ये आपका नर्सरी से 8वीं तक है। 8वीं तक जी। तो जब आप 7-8 ब्रांच आप खोल सकते हैं, तो फिर आपने इसको अप टू 10 क्यों नहीं किया? सीबीएसई से एप्लीकेशन क्यों नहीं दिया? दरअसल उसका जो क्राइटेरिया है, मापदंड है, वो थोड़ा सा कठिन है और सब लोगों के बस की चीज नहीं है। तो जो सहयोग मिल पाया उसमें उतना हम आगे बढ़ते गए, उससे आगे हमारे बस की चीज नहीं थी, इसीलिए हम हिम्मत नहीं जुटा। सर मधुबनी वासियों का कहना है, इसलिए कि हम लोग भी यहाँ पत्रकारिता करते हैं तो लोग बताते हैं आपके बारे में कि आपने जानबूझकर नहीं कोशिश नहीं किया, वरना आपसे कुछ भी मुश्किल नहीं था। ऐसा नहीं है। देखिए, होता क्या है कि लोगों की अपेक्षा होती है, लोगों की अपेक्षा थी हमसे, लेकिन हमारे बस की चीज़ नहीं थी, आप ऐसा ही समझिए। और हम जहाँ तक चला रहे हैं वहाँ तक में हम बहुत संतुष्ट हैं। सर बीच में आप एक चीज़ जानना चाहेंगे कि पहले हम ये बात कर लें, फिर आगे संस्था के बारे में ही बात कर लें। सर ये बताइए कि जितने संस्था हैं, कितने स्टाफ होंगे? लगभग 200 के आसपास
दोनों मिला के, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों स्टाफ मिला के लगभग 200 के। आप अगर देखना हो तो होगा, आपको कैसे अरेंज करते रहिएगा? प्रतिदिन प्रत्येक ब्रांच में जाना और वहाँ लगभग सभी लोगों से मिलना होता है, और अगर कोई समस्या रही तो जो वहाँ के प्रभारी और प्राचार्य हैं उनके साथ बैठ करके उसका समाधान। हर ब्रांच के अलग प्राचार्य हैं? जी, और वही लोग चलाते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि काम उन लोगों का है और श्रेय मुझे मिलता है, ऐसा भी कहा जा सकता है। सर इसी बताया कि जब आप मधुबनी में आए थे, बरसों बरस हो गया, कितने आप लोगों के पढ़ाए हुए छात्राएं बूढ़ा बूढ़ी हो चुके होंगे, ठीक है सर। जब आप आए थे यहाँ, सीबीएसई मेरे ख्याल से सीबीएसई का नामो निशान नहीं रहा होगा, उस वक्त के एजुकेशन में और आज के एजुकेशन में क्या लग रहा है, क्या क्या तब्दीली हुई है? देखिए, लोगों में जागरूकता बढ़ी है पढ़ाई के प्रति, और ये खासकर आज का जो इंटरनेट का ज़माना है उसमें जो बच्चे हैं या अभी के जो पीढ़ी हैं वो ज़्यादा जागरूक हैं, तो वो चाहते भी हैं कि हम बहुत कुछ सीखें। और पहले वैसे शिक्षकों का भी अभाव था और छात्रों में भी उतनी जागरूकता नहीं थी, समाज में भी उतनी जागरूकता नहीं थी जो आज। सर आपने शिक्षकों के अभाव के बारे में बात किया, तो एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे आपसे हम, इसलिए कि आपसे अच्छा जवाब भी कोई मुझे नहीं दे सकता है। जहां आपका एक सेंटर है गांधी चौक के बारे में अगर बात की जाए तो सर कोचिंग बहुत ज़्यादा खुल गया है, और जितनी कोचिंग है बच्चे की भी तादाद बढ़ती जा रही है। सर क्या लग रहा है सर, ये क्या है? देखिए, ये दुर्भाग्य है जो बच्चे कॉलेज में जाके नहीं पढ़ना चाहते हैं, जबकि कॉलेज में जो शिक्षक हैं वो बहुत ही योग्य शिक्षक हैं हर एक कॉलेज में, लेकिन ये कहिए दुर्भाग्य कि बीच के समय में शिक्षकों का अभाव था और उसमें ये कोचिंग का प्रचलन शुरू हुआ, और आज छात्र कॉलेज नहीं जाकर के वो कोचिंग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि कॉलेज में अच्छे शिक्षक हैं और अच्छी पढ़ाई है। सर नहीं लगता आपको इसके लिए अगर सरकार बहुत हद तक दोषी है? देखिए, सरकार को दोषी नहीं कह सकते हैं, दरअसल जो समाज में हम लोग हैं वो दोषी हैं इसके लिए। बच्चों को कॉलेज भेजने के बजाय हम कोचिंग अगर भेजते हैं अभिभावक, तो आप इसमें सरकार को दोषी नहीं कह सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये है एस एन लाल सर। सर अपना नाम आप? मेरा नाम, लोग तो एस एन लाल के नाम से जानते हैं, छोटे बच्चे मुझे लगता है कि मधुबनी के, लेकिन मेरा पूरा नाम है श्याम नंदन लाल। तो दर्शकों, ये श्याम नंदन लाल सर हैं। मुझे भी आज तक इनके बारे में इनके नाम का फुल फॉर्म मुझे पता नहीं था, हम लोग एस एन लाल सर के नाम से कहते हैं। सर की एक सबसे बड़ी खूबी है कि सर हंसमुख होने के साथ साथ किसी भी काम को इतने अच्छे अंदाज से, सहज अंदाज से कर देते हैं या करवा देते हैं जिसके बारे में तस्वुर भी नहीं किया जा सकता है। आज कर्मवीर में इनका आना मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। मैं आपसे भी कहता हूं कि इनकी बातों को सुने और अपनी जिंदगी में डालें, क्योंकि हो सकता है कि एक बात है आपकी जिंदगी को बदल दे। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।